प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु सर आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गया हूं। आज के क्लास में मैं करवाने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 4 यानी इतिहास का। क्लास 10th यानी सोशल साइंस में हिस्ट्री चल रहा है। हिस्ट्री में भी हम चैप्टर नंबर 4 पे है और यह चैप्टर नंबर 4 का जो हमने इसमें 3 क्लास ले चुके हैं, आज यह चौथा क्लास होने जा रहा है। इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस क्लास को एक महत्वपूर्ण करने का प्रयास करिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड जितने भी हैं आसपास के स्टूडेंट सभी के पास शेयर करने का प्रयास करिएगा। हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ से यानी पीडीएफ फ्री, प्रिंटेड पीडीएफ फ्री, सारा चीज़ फ्री दिया जाता है बच्चों की सुविधा के लिए। मतलब ढेर सारा यहाँ से दिए चीज़ें जो है फ्री के माध्यम से बात करेंगे हम। जितना भी पीडीएफ होते हैं, जो कुछ भी अभी स्क्रीन पे लिखेंगे, ये स्क्रीन पीडीएफ भी साथ ही साथ प्रिंटेड पीडीएफ भी, सारा पीडीएफ आपको फ्री के रूप में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप लोग किस बात की देर कर रहे हैं, जरूर व्हाट्सएप ग्रुप से जुटिए, यहाँ पे देखने का प्रयास करिए। इस व्हाट्सएप नंबर ग्रुप से जुटने का प्रयास करिएगा। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा, सर हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए। हम यहाँ से 2 से 3 मिनट के अंदर आपको जोड़ने का प्रयास करूँगा और जोड़ दूंगा। उसके बाद आपको डेली क्लास बाय क्लास यानी पीडीएफ आपको जाते रहेंगे और मज़े से पढ़ाई करिए। चलिए, हम आज से उम्मीद करते हैं कि आप भी एक अच्छे लेवल से तैयारी कर पा रहे होंगे और करते होंगे। परीक्षा के लिए 2026 में जो कि एग्ज़ाम देंगे उनके लिए तैयारी आप अच्छे तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो और भी अपने हम थोड़ा सा आपकी मदद कर रहे हैं इसमें, जो आपके मतलब हमारे टेक्निकल टीम भी और मैं भी मिल करके आप सभी के लिए यहाँ ढेर सारे मतलब काम में लगे रहते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन तरीक़ा से। उससे पहले मैं हर दिन के बाद कुछ मैं बोलना चाहूँगा लाइन यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देखिए आज के मैंने लाइन क्या लिख कर लाया हूँ आप सभी के लिए। उन लाइनों को ज़रा सा देखने का प्रयास करिए एक बेहतरीन तरीक़ा से, मैं जाके आपको पढ़ने में एक तरह दिक्कत न हो जाए। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अच्छा है, हाँ अब दिखाई पड़ने लगा। यहाँ देखिए, करा उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवाओं में, करा उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवाओं में, फिर लौट के बचपन नहीं आते फिजाओं में। कह रहा है फिर बचपन के दिन लौट करके नहीं आते हैं। अभी आप में से देखिए, ये बच्चे के लिए ये बात है यहाँ पे। कह रहा है जो मतलब अभी जो है उड़ने दो परिंदों में, मैं इसलिए बात ये लाइनें लिख कर लाया हूँ कि आपका अभी बचपना चला गया है। क्यों चला गया है? क्योंकि आप एक सीरियस हो, क्लास 10th में आ चुके हैं। अभी मतलब ऐसा समय को गवाओ नहीं, गवाना नहीं है समय को। हर पल के समय को एक महत्वपूर्ण देना है। आपके लिए एक एक समय जो है महत्वपूर्ण है। चलिए, एक एक मिनट महत्वपूर्ण है। चलिए आज के क्लास को इसी लाइन के माध्यम से हम स्टार्ट करना चाहेंगे और बेहतरीन तरीक़ा से मैं कुछ बात को आगे की ओर करेंगे जो कुछ महत्वपूर्ण है। चलिए थोड़ा सा इस पे आने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये चल रहा है चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद। आज का क्लास ये चौथा क्लास होने जा रहा है। कौन सा क्लास? चौथा क्लास। चैप्टर नंबर 4 का भारत में राष्ट्रवाद चौथा क्लास होने जा रहा है। बिल्कुल ध्यानपूर्वक से क्लास को करने का। अब देखिए, हम जहाँ तक मैंने करवा दिए से उससे आगे अब देखते हैं। ये सब चीज़ें मैंने पढ़ा दिए थे आपको एक बेहतरीन तरीक़ा से। यदि आपने पिछला क्लास नहीं किया है तो जा करके जरूर से कर सकते हैं, ताकि आपको एक बेहतरीन तरीक़ा से आपको समझ में आ जाए। सारी चीज़ समझ में आना चाहिए। यहाँ पर देखने का प्रयास करें थोड़ा सा। कहाँ आज ये स्टार्ट होगा दांडी यात्रा से, मज़ेदार कहानी के पास से स्टार्ट होगा, यानी दांडी यात्रा से। ये सब चीज़ें मैंने बिल्कुल साइमन कमीशन के बारे में बता दिए थे, ये सभी बता दिए थे बिल्कुल। कहाँ चल गया सविनंदन? यहाँ दांडी यात्रा, दांडी यात्रा कहाँ चल गया? दांडी यात्रा देखिए, दांडी यात्रा के बारे में हमने आपको बताने का प्रयास करें। क्या दांडी यात्रा से भी कुछ आगे है? इरविन समझौता नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे, दांडी यात्रा से आज के क्लास यानी स्टार्ट होगा। दांडी 12 मार्च 6 अप्रैल को, करा 12 मार्च 6 अप्रैल, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक दांडी यात्रा चला था। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। और 1930 ईस्वी में यह घटना घटा था। यह घटना कब घटी थी? आपसे पूछेगा कि दांडी यात्रा किस ईस्वी में हुआ था, तो 1930 ईस्वी में आप मारिएगा। कितना मारिएगा? 1930 ईस्वी में मारिएगा, एक बेहतरीन तरीक़ा से। चलिए यहाँ देखिए, इस प्रकार जो मतलब दांडी यात्रा क्यों किया? महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा किया था। क्या किया था? दांडी यात्रा किया था। महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए क्या किया था? दांडी यात्रा किया था। करा महात्मा गांधी ने अपने 78 साथियों के साथ, कितने साथियों के साथ? 78 साथियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी नामक समुद्र तट की ओर यात्रा शुरू किया। यानी कहा 12 मार्च को 1930 ईस्वी में साबरमती आश्रम से
से डांडी नामक समुद्र तट की ओर यात्रा शुरू किया। कहाँ शुरू किया? उस जगह पर जहाँ पे नमक कानून को तोड़ा था, नमक बनाया था, उस जगह का नाम था डांडी। क्या नाम था? डांडी। इसीलिए इस घटना को कहा जाता है डांडी यात्रा। क्या कहा जाता है? डांडी यात्रा कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, समुद्र तट की ओर यात्रा शुरू की, मतलब कह रहा 12 मार्च 1930 ईस्वी के साबरमती आश्रम में रहते थे पहले महात्मा गांधी। वहाँ से यह क्या किया? समुद्र तट की ओर यानी नमक बनाने के लिए वहाँ से यात्रा शुरू किया। कर यह 24 दिन तक चली। यह कब तक चला? लगातार 24 दिनों तक चला और इन्होंने लगभग 250 किलोमीटर पैदल यात्रा किया। कितना किलोमीटर पैदल यात्रा किया? 250 किलोमीटर पैदल यात्रा किया। 5 अप्रैल को वह डांडी पहुंचा और 6 अप्रैल को 1930 को नमक कानून तोड़ दिया। 6 अप्रैल 1930 को क्या किया? नमक कानून तोड़ दिया। मतलब कहा 5 अप्रैल को जैसे ही महात्मा गांधी ने 12 मार्च को यात्रा पर चला था, उस दिन से शुरू किया, तो 5 मार्च को तो पहुंच गया डांडी, लेकिन उस दिन नमक कानून तो नहीं टूटा। लेकिन अगले 6 अप्रैल को क्या करते हैं? नमक कानून को तोड़ देते हैं, नमक बना देते हैं और नमक कानून को तोड़ देते हैं, तोड़ा। और उसके बाद हजारों लोगों ने कानून तोड़ने के लिए सड़कों पर आ गए। उसके बाद जो हजारों लोग, जब महात्मा गांधी ने आगे निकला तो उसके अब क्या हुआ? हजारों लोगों ने कानून को तोड़ने के लिए सड़क पर आ गए। पूरे देश इस आंदोलन में शामिल हो गया। पूरा देश क्या हुआ अब इस आंदोलन में, यानी महात्मा गांधी के समर्थन में शामिल हो गए। अब यहाँ पे देखिए, ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए सख्ती दिखाई, मतलब सख्ती दिखाई। अब क्या करते हैं? ब्रिटिश सरकार को लगा ये हमारे कानून का नियम का उल्लंघन कर रहा है, तो ये क्या करते हैं? अपनी सख्ती दिखाई, यानी गांधी जी और कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है? गांधी जी और कई नेताओं को जेल में यहाँ से डाल दिए, जेल हो गया। अब देखिए इससे आगे क्या घटना घटती है। कर जगह जगह पर पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झपरे हुए, मतलब कर झपरे हुई, मतलब थोड़ा मोड़ा, मतलब आंदोलनकारियों को दबाने का प्रयास किया, यानी ब्रिटिश सरकार की ओर से क्या है? दबाने का प्रयास। लेकिन कुछ जगहों पर हिंसा भी हुई, कुछ जगहों पर क्या हुआ? हिंसा भी हुई, जिससे गांधी जी चिंतित हो गए। अब देखिए, अब इस तरह की घटना यदि घट रही है, यानी शक्ति दिखा रहे हो अपना और इन सभी को जेल में डाल दिया है, कई लोगों के साथ अफरा तफरी मच रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्या हो जाती है? तो गांधी जी थोड़ा सा चिंतित हो जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं कि अब आगे क्या होगा। देखिए, क्योंकि वे आंदोलन को पूरी तरह हिंसक रखना चाहते थे, अहिंसक रखना चाहते। कई जगह पे हिंसा हो गया, मतलब हिंसा हो गया, लेकिन यह महात्मा गांधी जो चाहते थे, यानी अहिंसक चाहते थे, मतलब उसमें किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब किसी के मतलब नुकसान नहीं होना चाहिए। इस तरह से घटना घट रहा था। अब यहाँ देखिए, गांधी इरविन समझौता जो कि 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गांधी इरविन समझौता से आप क्या समझते हैं, या गांधी इरविन समझौता क्या है, इसको थोड़ा सा लिखने का प्रयास करिए। और देखिए, जब हम अभी पढ़ा देते हैं, आप अपने भाषा में लिखने का प्रयास करेंगे बेहतरीन तरीका से, ताकि आप सभी चीज़ों को सीख पाए और लिख सके। यहाँ देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता से अंग्रेज सरकार घबरा गई। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन सफल हो गया, तभी क्या, अंग्रेज सरकार घबरा गई और बातचीत के लिए तैयार हो गया। क्या हुआ? बातचीत के लिए अब तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? यहाँ देखिए, 15 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ। कब हुआ था? 15 मार्च 1931 ईस्वी में। क्या हुआ? 5 मार्च है। कितना मार्च? 5 मार्च है। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता कहा जाता है। और इस समझौते के अनुसार देखिए क्या हुआ। गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। जब इरविन समझौता होती है, गांधी जी से इरविन समझौता करते हैं, यानी जब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन जब सफल हो गया ना, तब लगा अंग्रेज सरकार थोड़ा सा घबरा गया कि अब क्या होगा, अब ये लोग तो हमारा विरोध करते जा रहे हैं। तभी एक समझौता जाती जो कि इरविन समझौता हुआ, उसमें यानी गांधी, उसके बाद जब समझौता हो जाते हैं तो कहते हैं कि गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लिया। सरकार ने गांधी जी और अन्य नेताओं को रिहा कर दिया, यानी जेल में जो डाला उसको रिहा कर दिया। हिंसा से जुड़े लोगों को जो छोड़कर सभी आंदोलनकारियों को छोड़ दिया गया। सभी आंदोलनकारियों को क्या किया? छोड़ दिया गया। गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। अब क्या होते हैं? गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं।
यहाँ देखिए करा गांधी इरविन समझौता के मुख्य उद्देश्य, करा गांधी इरविन जो हुआ था, गांधी इरविन समझौता के मुख्य उद्देश्य क्या था? नमक कानून बनाने की आज़ादी देना था। नमक कानून, देखिए ये समझौता जो हुआ था मतलब नमक कानून बनाने के लिए, मतलब हमको छूट दिया जाए, नमक हम अपने से बना सके, ताकि ऐसा कहना चाह रहे थे यानी भारतीय लोग। सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, सभी राजनीतिक कैदियों को मतलब रिहा करना, जितना भी इसमें आंदोलन में भाग लिया गया था उसको जेल में डाल दिया गया, सभी को इसमें भाग मतलब जो छोड़ दिया जाए। जब्त किया गया सामान वापस देना, कुछ जब्त किया गया था कुछ सामान तो उसको वापस। 4 नंबर में दमन की नीति को समाप्त करना, दमन दबाव जो चल रहा है, दबदबा जो चल रहा है ना उसको समाप्त करना। कर गोलमेज सम्मेलन आंदोलन के कारण अंग्रेज के समझ में आ गया कि अब भारत यहाँ देखिए गोलमेज सम्मेलन के इसे समझ में आ गया कि अब भारत जो है कहाँ है, गोलमेज सम्मेलन आंदोलन के कारण अंग्रेज को समझ में आ गया कि अब भारत में उनका शासन क्या है, शासन ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा, ज़्यादा दिन क्या नहीं चल नहीं पाएगा। इसलिए इन्होंने भारतीय नेताओं के साथ सत्ता में भागीदारी पर चर्चा करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाया। कहाँ बुलाया? लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाया। अब याद कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम क्या निकला? सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम को जरा सा देखने का हम प्रयास करें। इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाया। कितना वर्ग तक? हर वर्ग तक पहुंचा दिया। महिलाओं ने भी इसमें भाग लेकर देशभक्ति दिखाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम जो हुआ, इस आंदोलन के राष्ट्रीय आंदोलन को समाज के हर वर्ग पहुंचा। इस वर्ग में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था उसमें हर वर्ग लोग को पहुंचा, सभी जाति धर्म के लोग वहां पे पहुंचे। महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया और देशभक्ति दिखाई। इस आंदोलन में ऐसा आंदोलन था जिसमें कि महिला भी भाग ली थी। आर्थिक बहिष्कार से अंग्रेज सरकार को आर्थिक नुकसान हुआ। वानर सेना और मंजरी सेना जैसे संगठनों का निर्माण हुआ। वानर सेना और मंजरी सेना का गठन हुआ। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेज से बराबरी की बात की। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस से बराबरी की बात की। किससे बात किया था? कांग्रेस से बराबरी की बात की थी। अब यहाँ चंपारण सत्याग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, ये बात चंपारण सत्याग्रह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है और कई बार एग्जाम में ये पूछ दिए जाते हैं, इसलिए VVI लगा लीजिए इनको। चंपारण सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन यही पूछा जाता है चंपारण आंदोलन के बारे में। अब यहाँ पर देखिए अप्रैल 1917 में बिहार के चंपारण जिले में एक आंदोलन शुरू हुआ जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। जिसे क्या जाना जाता है? कहाँ पे भाई, 1 मिनट, हाँ ये होगा। बिहार और बंगाल के किसान अपने खेतों में गेहूं और मक्का उगाना चाहते थे, लेकिन क्या कर रहे थे? बिहार और बंगाल के किसान अपने खेतों में क्या रहा है, सबसे पहले इसको बात को समझना है। मतलब 13 अप्रैल 1917 में बिहार के चंपारण जिले में एक आंदोलन हुआ। बिहार के किस जिले में? चंपारण जिले में एक आंदोलन हुआ जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। बिहार और बंगाल के किसान अपने खेतों में धान, गेहूं, मक्का उगाना चाहते थे। बिहार के किसान और बंगाल के किसान जो थे वहाँ की धान, गेहूं, मक्का उगाना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजी सरकार, जमींदार उन्हें जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए मजबूर कर रहे थे। जबरदस्ती क्या कर रहे थे? नील की खेती करने के लिए मजबूर कर रहे थे। नील की खेती क्यों करना नहीं चाहते थे बिहारी और बंगाल के लोग? क्योंकि नील की खेती करने से खेती भूमि जो है बंजर हो जाती, जिससे कुछ फसल नहीं उपज पाते थे, इसलिए वो नील की खेती करना नहीं चाहते थे। लेकिन अंग्रेज का दबाव था और जमींदार का दबाव था कि वो अंग्रेजी नील का खेती करे। लेकिन वे 20 कट्ठा जमीन पर 3 कट्ठा नील उगाते थे। 20 कट्ठा जमीन पर कितना? 3 कट्ठा नील उगाते, जिसे 3 कट्ठा प्रणाली कहा जाता था। मतलब है प्रत्येक किसान को कहा गया कि 20 कट्ठा में जो है 3 कट्ठा आपको नील का खेती करना पड़ेगा। 20 कट्ठा में मतलब जो 3 कट्ठा जो है नील का खेती करना पड़ेगा। और इस आंदोलन के क्या किया? इस नियम को 3 कट्ठा आंदोलन 3 कट्ठा प्रणाली कहा जाता है। इस नियम को क्या कहा गया? 3 कट्ठा प्रणाली कहा गया। नील की खेती से मिट्टी से उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है। देख लीजिए यहाँ पे, नील की खेती से क्या होता है? उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है और किसान बर्बाद हो रहे थे। किसान क्या हो रहे थे? बर्बाद हो रहे थे। चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाया। अब क्या करते हैं? चंपारण के किसान एक थे जो कि राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाया। गांधी जी ने सत्याग्रह किया और अंत में अंग्रेज सरकार ने
3 कठिया प्रणाली जबरदस्ती की वसूली। पहले जो है किसानों से ज़बरदस्ती कर वसूल करते थे, वसूल के ख़त्म कर दिया जिससे किसानों को राहत मिले। यानी ज़बरदस्ती कर बोला कि नहीं लेना है आपको, यानी नील का खेती इसका मन है तो करेगा या नहीं करेगा, इन पे आप दबाव नहीं डाल सकते हैं। ऐसा महात्मा गांधी ने आकर के इस सत्याग्रह करके इसको समाप्त कर दिया गया। देखिए महात्मा गांधी एक किसानों के प्रति, एक मजदूरों के प्रति किस तरह से ये काम करे, यह चैप्टर हमेशा उसी के बारे में दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा खेरा आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ था। खेरा आंदोलन भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे देखिए कह रहा 1917 में बहुत ज़्यादातर बारिश होने से खेरा गुजरात जिले में खरीफ की फसलें बर्बाद हो गई। कब हुआ? खरीफ की फसलें जो बर्बाद हो जाती हैं। 1917 में बहुत ज़्यादा बारिश होने से खेरा गुजरात जिले में खरीफ की फसलें बर्बाद हो गई। किसान बहुत परेशानी में थे। किसान कब थे? बहुत परेशानी में थे। कह रहा है यहाँ देखिए फिर से देखिए 1917 में बहुत ज़्यादा बारिश होने से खेरा एक जगह का नाम है गुजरात में जो पड़ता है, जिसे जिले में खरीफ की फसलें बर्बाद हो गई। किसान बहुत परेशान हो गया। किसान क्या हुआ? बहुत परेशान। अच्छा, खरीफ और रबी की फसल जानते हो? रबी की फसल ठंडी में बोया जाता है, खरीफ की फसल जो है गर्मी में बोया जाता है। इसलिए इन्होंने सरकार से कर लगान माफ़ करने की मांग किया। जब वह बारिश में अधिकतर फसल बर्बाद हो जाते हैं तो यह कहते हैं किसान मतलब सरकार से मांग करते हैं कि आप जो है हमसे लगान नहीं लीजिए, माफ़ी मांगते हैं, ऐसा माफ़ करने की मांग मांगते हैं। लेकिन सरकार ने उनकी बातों नहीं मानी। सरकार क्या मानती है? नहीं मानती है। पानी में देखिए एक तो फसल बर्बाद हो गया फिर भी, लेकिन सरकार उनकी बातों को नहीं मान पा रहे हैं। अब यहाँ देखिए जब महात्मा गांधी को यह बात का पता चली, जब महात्मा गांधी को इस बात की पता चली, इन्होंने खुद जांच करवाई। खुद क्या किया? जांच करवाए और पाया कि किसान सच में संकट में। जब महात्मा गांधी को इसका पता चलता है तो महात्मा गांधी ने जांच करवाया और खुद ही पता चला और किसान जो है सच ही संकट में। नियमों के अनुसार लगान माफ़ नहीं हो सकता था, नियम के अनुसार माफ़ नहीं हो सकता था। फिर भी गांधी जी ने सरकार से बातचीत की, लेकिन अधिकारियों ने कुछ नहीं सुना। उससे के बाद गांधी ने 22 जून 1918 को सत्याग्रह की शुरुआत की। अब देखो फिर से सत्याग्रह शुरू कर देते हैं महात्मा गांधी। देखिए यह आंदोलन 1 महीने तक चला। बाद में रबी की फसल अच्छी हुई और सरकार ने दमन बंद कर दिया। मतलब क्या? दमन बंद कर दिया। तब गांधी जी ने आंदोलन खत्म कर दिया। मतलब जो है दमन, उसको दबाव जो दिया रहा था उसे बंद कर दिया। उसके बाद जो है यह आंदोलन खत्म कर दिया गया। अब मोपला विद्रोह देखिए अपने आप में एक महत्वपूर्ण आ जाता है। मोपला विद्रोह क्या चीज़ है? अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे मोपला विद्रोह किस तरह से यह हुआ था। 1921 ईस्वी में केरल के मालाबार तट पर एक मोपला मुसलमान किसानों ने जमींदार और सरकारों के खिलाफ विद्रोह किया था। क्या? सरकारों के खिलाफ विरोध आंदोलन किया था। 1921 में केरल के मालाबार तट पर, किस तट पर? केरल के मालाबार तट पर मोपला मुसलमान किसानों ने जमींदारों और सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था। किसके खिलाफ विरोध किया था? मतलब केरल के मालाबार तट पर मोपला मुसलमान किसानों ने जमींदार और सरकार के खिलाफ विरोध किया था। जब उन पर लगान का बोझ बढ़ गया था और बहुत से अत्याचार हो रहे थे, इसके विरोध में किसान ने सरकारी संस्थाओं पर हमला शुरू कर दिया। क्या किया? सरकारी हमला शुरू कर दिया गया। अक्टूबर 1921 में सरकार ने इस विरोध को दबाने के लिए सेना भेजी। अब क्या करती है? इस आंदोलन मोपला विद्रोह को दबाने के लिए सरकार क्या करती है? एक सेना भेजती है। इस दौरान करीब 10,000 लोग मारे गए थे। कितना लोग मारे गए थे? 10,000 लोग। और 50,000 लोग गिरफ्तार हुए थे। 50,000 लोग गिरफ्तार हुए। इस विद्रोह का समर्थन महात्मा गांधी, शौकत अली और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। कौन किया था? समर्थन किया था आज़ाद। बारदोली सत्याग्रह, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। यानी बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में यह घटना घट जाती है। बारदोली सत्याग्रह का घटना घटती है 1928 ईस्वी में। अब यहाँ दिखा रहा है 1928 में गुजरात के बारदोली में किसान से ज़्यादा लगान वसूल करा जा रहा था। जिस आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसान ने सत्याग्रह किया। क्या? किसान ने सत्याग्रह किया। इसी आंदोलन के दौरान पटेल को क्या सरदार की उपाधि दी गई। पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। इन्होंने किसान के साथ बहुत ही बुद्धिजीवियों और महिलाओं को भी इस आंदोलन में जोड़ा। महिला को भी जोड़ा। और आंदोलन जो हुआ था ना, इससे आंदोलन कौन था? यानी बारदोली सत्याग्रह आंदोलन के बाद ही सरदार भाई को सरदार की उपाधि मिली थी। अगस्त में महात्मा गांधी ने भी आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगस्त में महात्मा गांधी ने भी आंदोलन का नेतृत्व किया था। अंत में
कि देखिए अंत में सरकार को लगान कम करना पड़ा और एक नई जांच समिति बनानी पड़ी। देखिए AITUC ये क्या चीज़ है, इनके बारे में हम अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि एक ही क्लास में बहुत सारा चीज़ यदि हम पढ़ लेते हैं तो हमारे पास फिर दिक्कत और समस्या आ जाएगी, आप बहुत चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक वीडियो में बने रहने का प्रयास करिएगा।